आइए बेटे हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नहीं है, कपड़े पुराने हैं। ठीक है। मतलब ड्रेस पुरानी है, क्लास नहीं है। तो लास्ट क्लास में बेटे हमने प्री सैम्पलिंग के बारे में बात की थी, और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A प्लस शेड्यूल सेकंड। लास्ट क्लास में हमारा शेड्यूल 1 समाप्त हुआ था। हम पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C प्लस शेड्यूल 1। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 7(1) कैपिटल ए नहीं बेटा, कैपिटल ए। अगर आपने ए स्मॉल लिख दिया तो भी नंबर कटेंगे आपके। एग्जाम में याद रखना, आपका आंसर आया 10 रुपए और आप ऐसे लिखिए आए, एक नंबर तो कटा ही कटा आपका। 10 रुपए का मतलब ये होता है, ये है 10 रुपए। 10 का कोई मतलब नहीं है, नंबर कटेंगे आपके। 10 लीटर लिखना है तो लीटर लिखो उसके आगे। सर हमने तो ये कभी करते ही नहीं है, तो नंबर भी नहीं मिलते फिर। ठीक है। शेड्यूल सेकंड पढ़ने जा रहे हैं हम, ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। मैं एक बार याद करा देता हूँ शेड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा था। बेटा हमने शेड्यूल 1 में ये पढ़ा था कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिस पर बिना कंसिडरेशन के भी उनको सप्लाई माना जाता है। बेटा इधर देखो मेरी तरफ, ये जो सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ये शेड्यूल, ये आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सी चीज सप्लाई है और कौन सी चीज सप्लाई, ये बताएगा सप्लाई तो है, सप्लाई तो है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा गुड्स की सप्लाई है सर्विस की सप्लाई है, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ, ये बात नहीं पल्ले पड़ रही। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, सप्लाई इज सप्लाई। बेटा बहुत सारी एग्जाम्पशन ऐसी हैं जो गुड्स के लिए हैं और सर्विसेज के लिए नहीं है। जैसे अभी हमारे बच्चे ने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया, कोचिंग क्लासेस के साथ बुक। अब कोचिंग क्लासेस को अगर सप्लाई और सर्विस मानोगे तो बुक्स पर भी जीएसटी लग जाएगा, और कोचिंग क्लासेस वाले को सप्लाई और गुड्स मानोगे तो बुक्स पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि बुक्स पर जीएसटी नहीं लगता। बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिन पर 0% जीएसटी का रेट है। कितना रेट है? सर्विसेज में कोई सर्विस ऐसी नहीं है जिस पर 0% जीएसटी का रेट हो। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एक्टिविटी आइडेंटिफाई की जहां पर डाउट पैदा हो सकता था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मेरा एक प्लॉट है 100 गज का, हर्ष भाई बिल्डर हैं, उन्होंने कहा बनवाओगे क्या, मैंने कहा क्या, तेरे घर, मैंने पैसे नहीं है। क्या टेंशन क्यों लेते हो, 4 फ्लोर बनाऊंगा, नीचे पार्किंग, एक मेरा 3 आपके, पार्किंग आपकी। उन्होंने सर्विस दी या नहीं? मगर आप बताइए क्या उन्होंने वहां ब्रिक लगाया या नहीं, सीमेंट लगाया या नहीं? नहीं लगाया, बिना उसके कैसे बना दिया? हाँ, आलम सरिया लगाया या नहीं? सब चीजें उन्होंने लगाई। अब बेटा इतना आलम सरिया याद करा दूंगा कि सरिया जब भी देखोगे तो क्या नाम याद आएगा, आलम। ये बात तय है। ठीक है, देखो तुम जिंदगी में सरिया कहीं भी, आलम सरिया आपको याद आएगा। ठीक है। और कौन है उसकी ब्रांड जो एंडोर्स कर रही है? सनी लियोनी। ठीक। हाँ, मैं कहानी सुनाऊंगा आगे, यहाँ की अलग है बेटा। ठीक है। यहाँ उसने वो काम कर दिया जिसकी आप, ठीक है, आशा भी नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशन। आगे सुनिए, आप ये बताइए मुझे, हर्ष भाई ने मेरे यहाँ ब्रिक्स भी लगाई, सीमेंट भी लगाया, सैंड भी लगाया, आयरन भी लगाई, स्टील भी लगाया, और तब घर बनाया, और साथ में इन्होंने लेबर और इंजीनियरिंग सर्विस भी दी। क्वेश्चन इज, ही इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विस? गुड्स, ये तो आप कह रहे हो गुड्स नहीं है इसमें। आप ईमानदारी से बताओ, हो सकता है 1 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए हो और 80 लाख रुपए का मटेरियल लगाओ और 20 लाख रुपए की सिर्फ लेबर लगी हो? पॉसिबल है ऐसा? गांव देहात में मटेरियल महंगा पड़ता है, सर्विस सस्ती होती है। दिल्ली में सर्विस महंगी पड़ती है, मटेरियल सस्ता नहीं पड़ता है। सर्विस थोड़ी महंगी होती है, सस्ता तो मटेरियल नहीं पड़ता, कंपैरेटिवली थोड़ा महंगी सर्विस हो जाती है गांव में। अब देखिए यहाँ एक जो घर जो कंस्ट्रक्शन करता है, वो मजदूर, वो वर्कर, वो मिस्त्री, अभी यहाँ पे 1500 रुपए लेता है और मजदूर 1000 रुपए लेता है दिल्ली में। मतलब एक पेड़ के 2500 रुपए है, 2500 से 3000 रुपए, नखरे 100 अलग। गांव में 1200 में काम हो जाएगा, मतलब तकरीबन आधे का फर्क है।
ईंट कंपैरेटिवली सस्ती है यहाँ से वहाँ सीमेंट महंगा पड़ता है, वहाँ आयरन महंगी पड़ती है। शहरों से ट्रांसपोर्टेशन होके वहां जाता है तो महंगा पड़ता है। तो 1 करोड़ रुपए का इन्होंने घर बनाया, 80 लाख रुपए के गुड्स लगा दिए, 20 लाख की सर्विस है। क्वेश्चन तो है ना, इसको क्या माना जाएगा, गुड्स या रेस्टोरेंट में खाना। आप बताओ 1,000 रुपए का बिल आया, मेनली वो बिल किस चीज का है, खाने का या वहां की सर्विस का? खाने का। 5 स्टार होटल को छोड़ दो, वहां तो एक कप चाय बेटा 500 रुपए की है ना, वहां सर्विस। मैं नॉर्मल ढाबों की बात कर रहा हूँ जो बाहर है। आप बताइए, खाने का पैसा ले रहा है ना, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं, अब आप जो बोल रहे हो वो तुक्का है, आपने पढ़ा थोड़ी है, पढ़ो। आपने पढ़ा, आप जो बता रहे हो वो तुक्का है। वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर शेड्यूल सेकंड में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ शेड्यूल सेकंड में पढ़ना क्या है। शेड्यूल सेकंड में ये नहीं पढ़ना है कि सप्लाई है या नहीं, ये कंफर्म होगा कि वो सप्लाई है, बस ये डिसाइड करना है कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। ठीक है, चलिए देखिएगा, इट क्लासिफाइज certain activity oblique transaction those constitute either supply of goods or either supply of goods or supply of एक तरफ मैं लिख रहा हूं ट्रांसफर और सामने उसके लिख रहा हूं नेचर ऑफ। हेडिंग क्या है हमारी, ट्रांसफर। पॉइंट नंबर ए लिख रहा हूं, एनी ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर जिसको हम क्या कहते हैं, सेल, जहां पे हम टाइटल, किसी भी गुड्स का टाइटल दूसरे को दे दे। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं झंडू बाम बेचता हूँ, रोनित भाई आए, कहने लगे मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, एक बाम चाहिए। ठीक है, मैंने कहा लीजिए झंडू बाम, कितने का है, मैंने कहा 25 रुपए का। मैंने इनको 25 रुपए का एक झंडू बाम दे दिया। बताइए टाइटल इन गुड्स किसके फेवर में चला गया, रोनित के। 25 रुपए लिए मैंने उनको का टाइटल दे दिया। किसी भी 25 रुपए का हो, 2500 का हो या 25,000 का हो, जब गुड्स का टाइटल आप दूसरे के फेवर में सरेंडर कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रांसफर। क्या कहेंगे इसको, हम बोलेंगे बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। नंबर बी, एनी ट्रांसफर, जैसे रोनित भाई ठीक है कार खरीदने गए, इन्होंने होंडा की एक कार ली, 10 लाख रुपए का चेक बनाया, कंपनी को दिया और कार ले आए घर। आप बताइए ट्रांसफर इन टाइटल ऑफ गुड्स हो गया या नहीं, ये सेल ऑफ गुड्स है, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स है। दूसरा सुनिए, एनी ट्रांसफर, यहाँ ट्रांसफर का मतलब क्या है, यूज। क्या मतलब है, यूज, यूज ऑफ राइट इन गुड्स ऑब्लिक अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर इन टाइटल ऑफ गुड्स। बेटे आपने उबर की एक कार टैक्सी मंगाई, ठीक है, बताइए आप चलाते हैं उसको या पीछे बैठते हैं,
पीछे बैठते आगे बैठते, ये तो नहीं कहते आज तेरा भाई चलाएगा, ऐसे तो नहीं बोलते ना, बोलो नहीं, ऐसा नहीं बोलते। एग्जाम्पल, कैब को रेंट पर लेना, प्लांट को रेंट पर लेना, जैसे डीजे जनरेटर ये प्लांट है, वो रेंट पर लेना, ये सब कहलाएंगे बेटा सप्लाई ऑफ। अंडरस्टूड है बेटा ये बात? या इसको भी एक्सप्लेन करूं? बेटा सब पहले वाला गुड्स इसलिए माना गया सप्लाई क्योंकि वहां ट्रांसफर हो रहा था टाइटल, सेकंड वाले में टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको यूज करने के लिए दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है? यूज करने के, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग में खरीद लेता हूं, तो ये ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ क्या है? जोर से बोलो, गलत। बिल्डिंग कभी भी गुड्स नहीं होती। जान पूछ के पूछ रहा हूं मैं बीच में, ताकि आप जागें, ठीक है? क्लियर है आपको मेरी बात? मैं प्रोजेक्टर की बात करता हूँ, ये प्रोजेक्टर खरीद लेता हूँ, बताइए ट्रांसफरिंग टाइटल ऑफ क्या है? गुड्स। बट अगर मैं इसे किराए पर लाता हूँ तो सर्विस। बिल्डिंग कभी गुड्स नहीं होता, ठीक है। हाँ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है, आगे इसी शेड्यूल 2 में आएगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि पैसे दे के आपको मिल गया वो, जैसे पिज्जा मंगाया, टाइटल इन गुड्स, ठीक है। मुझे कितनी भी भूख लगी हो मैं छीन नहीं सकता, मुझे कूट दोगे, ठीक है, नहीं होगा मास्टर। और मोहल्ले पड़ोस वाले से और कहोगे मारो इसको। एनी ट्रांसफर of title in, any transfer of title in goods, property shall pass at future date। का एक एग्जांपल दे सकते हो बेटा मुझे? पहले तो ये बताओ, पढ़कर ही समझ में भी आ रहा है क्या लिख। बेटा टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर होगा मगर अभी नहीं, फ्यूचर में। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दे रहा हूं एग्जांपल, यही तो है। जब तक पूरी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे दोगे आपके नाम पर, उसका पेपर नहीं होंगे, है ना? पैसे अभी दे दिए, ठीक है, क्या मानेंगे इसको? सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि भले ही टाइटल आज नहीं फ्यूचर में ही सही, बट ट्रांसफर तो होगा। तो टाइटल ट्रांसफर हो जाए तो सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइटल ट्रांसफर ना हो सिर्फ यूज के लिए दिया जाए तो सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, तीनों पॉइंट में ए बी सी, तीनों पॉइंट में गुड्स के बारे में बात की गई है, सर्विस के बारे में बात। देखो बेटा इधर देखो, देखो यहाँ किसके बारे में बात हुई, यहाँ किसके बारे में बात हुई, यहाँ किसके बारे में बात हुई। तो गुड्स का अगर टाइटल ट्रांसफर हो जाए चाहे अब या फ्यूचर डेट पर, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। और गुड्स का टाइटल ट्रांसफर ना हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, जैसे ओला उबर की कार। बोलो बेटा अगर समझ में आ गई हो बात। हाँ ना करो बेटा, ये देख समझ में आ गई। ये थी शेड्यूल सेकंड की एंट्री नंबर 1। कौन सी एंट्री थी? टोटल बेटा 7 एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री थी। आइए सेकंड एंट्री करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं आप 1000 बार भी मॉड्यूल पढ़ लोगे ना तो भी समझ में नहीं आएगा आप। और इंशाल्लाह आज जितना टाइम बचा हुआ है उसमें, और कल की शुरू की आधा घंटा 1 घंटा की क्लास में आपको एक एक चीज क्लियर होगी। आप बताइए, आपने 4 पैरे पढ़े हैं अभी शेड्यूल 1 में, जिसने पढ़े वो चारों क्लियर होंगे, ठीक है। हाँ कुछ जगह पर आईटीसी की बात आई है, क्योंकि बेटा आईटीसी अभी हमने पढ़ा नहीं, मेरे लिए भी मुश्किल है आपको क्लैरिटी उस चीज में देना जो आपने पढ़ी। जो आप पढ़ लोगे वो क्लियर होगा आपको, ठीक है।
मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने अभी अभी कहा था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली बात, के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ये एंट्री नंबर 2 है, हेडिंग डालिएगा लैंड एंड बिल्डिंग। वैसे मैं बता दूं, लैंड और बिल्डिंग ना गुड्स होता है ना गुड्स होता है, बस गुड्स नहीं होता, गुड्स नहीं होता लैंड एंड। नहीं, बिल्डिंग जो है ना एक्चुअली में गुड्स नहीं, इसलिए ऊपर नहीं आ सकता। यहाँ देखो बेटा, प्लीज बेटे बात नहीं, एनी लीज, लीज का मतलब किराए पर देना। टेनेंसी, टेनेंसी का मतलब भी किस पर होता है, किराए पर देना। ईजमेंट, बेटा ईजमेंट का मतलब भी किराए पर देना, किसी भी नाम से आप बोले, या आप कहते हैं लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। देखिए इसमें हमने दो नाम तो नॉर्मली सुने हैं, पहले दो नाम लीज और टेनेंसी। लीज में क्या होता है, थोड़ा लंबा एग्रीमेंट बनता है, और लीज जनरली उन उन एग्रीमेंट को बोलते हैं जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं, जो कोर्ट में जाकर एग्रीमेंट होते हैं, उनको कहते हैं लीज पर दिया है मकान, पर दिया है, लीगल एग्रीमेंट। ये जनरली तब बनते हैं लीगल एग्रीमेंट जब आप किराए पर मकान दें और किराएदार से एक मोटी रकम वसूल कर लें और किराया बहुत कम रखें, और ये कह दें कि जो हमने तुमसे मोटी मोटी ह्यूज अमाउंट लिया है, हैवी अमाउंट लिया है, वो जब खाली करोगे तो वापस कर दे। सुनिए ये बात आपने, मेरी एक बिल्डिंग है, आप उसे किराए पर लेना चाहते हैं, किराया उसका 1 लाख रुपए महीना है, बट आप नहीं दे सकते, ठीक है, महीना हर महीने 1 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है, 10,000 रुपये किराया है का, 2 साल का एग्रीमेंट करते हैं, 25 लाख रुपए दो तुम अभी मुझको, कोर्ट में चलकर एग्रीमेंट करते हैं, 25 लाख रुपीज दो, 10,000 रुपये महीना देना। कहा यार बावला है क्या, 10,000 रुपये महीना हमारी मुश्किल से निकलेंगे। मैंने सुन लो सर, आप 25 दो, 2 साल के बाद पूरे 25 वापस ले, यानी कि आपका किराया 10,000 रुपये महीना, ठीक है। ऐसी जगह पर लीज एग्रीमेंट बनती, या फिर प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए किराए पर दिया जाए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि इतने में कब्जा होने का डर है प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो वहां पर जहां लीगल एग्रीमेंट बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीज। हिमांशु इज माई फ्रेंड, आदर्श इज माई फ्रेंड, इन्होंने कहा जी हमें फ्लैट चाहिए। मैंने कहा क्यों, कहने का ओयो खोलना। मैंने कहा ठीक है भाई खोल लो दोनों ओयो, तो इन्होंने ओयो खोल लिया दोनों ने, प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। मेरे दोस्त ने अच्छी, मैंने कहा कोई बात नहीं यार एग्रीमेंट ना करो, होता है ऐसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी जहां पर हम लोग एक दूसरे को बिना एग्रीमेंट के वो प्रॉपर्टी दे देते हैं, यानी कि वहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, कोर्ट में नहीं हो रहा, उसे हम टेनेंसी कहते हैं। एक है लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, पहले इसको समझ लो। एग्जाम्पल फैक्ट्री लैंड, आप जानते हैं फैक्ट्री जो होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ही खुल सकती है, और इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास। गवर्नमेंट अथॉरिटी कभी भी उस इंडस्ट्रियल एरिया की लैंड किसी को बेचती नहीं है, कहती है हम इसका लाइसेंस देंगे आपको, जब तक आप हमारी शर्तें मानते रहेंगे लैंड आप यूज करें, जहां आप वायलेशन करेंगे हम आपसे लैंड वापस ले सकते हैं, लाइसेंस विड्रॉ कर सकते हैं, आपका लैंड लाइसेंस को हम सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री लैंड, या एक है फिशिंग लैंड। सर ये क्या चीज है, गांव में तालाब वगैरह, गांव का प्रधान, ठीक है, किराए पर दे देता है कि आप ये लो तालाब, इसमें मछली पालन करो, तालाब हमारा ही रहेगा, मछली तुम्हारी रहेंगी, कुछ किराया हमको देते, गांव देहात में होता है। और आपने दिल्ली में देखा होगा शादी घर की बहुत कमी रहती है नवंबर दिसंबर में, इसलिए देखना अक्टूबर में अस्पताल भरे होते हैं, और नवंबर दिसंबर में शादी घर, अगले साल के अक्टूबर, 9 महीने हो जाते हैं वहां तक, ठीक है। तो वहां पे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती,
कभी भी बच्चे पैदा करना अक्टूबर के महीने में मत करना, ठीक है? बहुत हाई हैवी रेट चलते हैं, ये मैं सच बात बता रहा हूँ, वैसे ही नहीं कह रहा हूँ। और नवंबर दिसंबर में मंडप नहीं मिलते हैं, तो दिल्ली में देखना आप जगह जगह पार्क्स वगैरह में मंडप लगा देते। तो मंडप कीपर क्या करता है, डीडीए और एमसीडी से बात करता है, कहता है ये 2 महीने के लिए ग्राउंड हमको चाहिए, और वो अपना मंडप वहां सजा के रख देता है, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार बना देता है वहां पर का मंडप का लुक। और पर नाइट करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक चार्ज करते, पर नाइट का चार्जेस है इतना मंडप कीपर का। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मंडप है, नेताजी सुभाष पैलेस पे जाइए, देखिए कितना कितना हैवी रेट लेते हैं वो पीतमपुरा के पास, ठीक है? तो आप बताइए क्या वो लैंड किस पर दी गई है इन लोगों को, किराए पर दी गई है? तो लिखिएगा मंडप कीपिंग, मंडप कीपिंग ऑन लैंड ऑफ लोकल। मैंने इसमें एक चीज छोड़ दी है बस, ईजमेंट, उसको मैं अभी समझा रहा हूँ बेटा। तो बेटा याद रखना, कोई भी लैंड या बिल्डिंग लीज पर दी जाए, टेनेंसी पर दी जाए, ईजमेंट पर दी जाए, लाइसेंस पे दी जाए, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। अगर आप कहें और आपके पास 2 मिनट हो मेरी बात सुनने को बिना बोर हुए, तो मैं सुनाऊंगा, ठीक है? जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की, तो दोस्तों हमने, ध्यान देना बेटा मेरी तरफ, जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की तो सबसे पहले हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी। क्या पढ़ी? गुड्स की डेफिनेशन कुछ ऐसे थी, देखो बेटा, ये थी गुड्स की डेफिनेशन, सामने ध्यान दीजिए। गुड्स में कहा गया था हर प्रकार की कैसी प्रॉपर्टी, तो लैंड और बिल्डिंग तो मूवेबल नहीं है, तो लैंड और बिल्डिंग कुछ भी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? अच्छा, गुड्स की डेफिनेशन में 2 चीजों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, एक मनी को और एक, उसके बाद बेटा हमने सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी। यहाँ पर सर्विस की डेफिनेशन में कहा सर्विस में कुछ भी आएगा, एनीथिंग, 3 चीजें नहीं आएंगी, गुड्स, मनी और सिक्योरिटी। मेरा क्वेश्चन है आपसे, लैंड और बिल्डिंग गुड्स है क्या? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस की डेफिनेशन से लैंड और बिल्डिंग बाहर नहीं हुआ, क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन में मींस क्या लिखा हुआ है? पहले उन्होंने दरवाजा खोल के सबको कह दिया आओ आओ अंदर आओ, सबको अंदर ले लिया, कहते सब सर्विस है, और फिर 3 के लात मारी, चलो बाहर। पहला किसको धक्का दिया बाहर? गुड्स को। ये बताओ जो पहली लात मारी है गुड्स, उसमें लैंड बाहर गई क्या, बिल्डिंग बाहर गई क्या? दूसरी लात किसके पड़ी? मनी में लैंड और बिल्डिंग आता है क्या? तीसरा क्या है, लैंड और बिल्डिंग आता है क्या? तो ये दोनों लैंड और लैंड और बिल्डिंग कौन से दरवाजे के अंदर है? तो लैंड और बिल्डिंग सर्विस। कोई पूछे लैंड और बिल्डिंग किस में आते हैं, तो कहना सर्विस में आते हैं। मगर लैंड और बिल्डिंग को बेचना, बहुत ध्यान से सुनना, क्या करना? सेल करना, जीएसटी नहीं लगता। मतलब अगर मैं बिल्डिंग, मैं मेरे पास जमीन है, मैं आपको बेच देता हूँ, तो जीएसटी नहीं है। बट अगर मैं आपको किराए पर दूंगा तो जीएसटी है, और उसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। ये दिमाग में आ रहा क्यों? क्योंकि उस दरवाजे से इन दोनों को बाहर नहीं फेंका गया है। ये लैंड और बिल्डिंग किसकी डेफिनेशन, पेट खोल मुक्का मारूंगा यहीं से, सोता रहता है जाहिल। एक दिन बच्चा आएगा, एक दौड़ता हुआ गोद में उठा के चूमेगा और पता चलेगा किसका है वो, क्योंकि तुम तो यहाँ सो रहे हो, वहां काट रहे होंगे नसें हाथों की, होगा कुछ है नहीं, हाथ की काटना बस, का इलाज करा सकते। हाँ, में क्या करते पता नहीं ना लड़के। हाँ, अगर तू सोया बेटे, बहुत मारूंगा तुझे, पूरी क्लास होता है। सुनो, आप ये बताओ, लैंड और बिल्डिंग गुड्स की डेफिनेशन में सर्विस की ये बात मन में उतर रही है? किसकी डेफिनेशन में? अब मैं ये कह रहा हूं लैंड और बिल्डिंग को अगर हम बेचेंगे तो जीएसटी नहीं है, ये बात कहां लिखी है? ये बात अभी कौन सा शेड्यूल पढ़ रहे हैं? इसके बाद पढ़ेंगे शेड्यूल 3, उसमें लिखा गया है ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ
सर्विस, वो बताइए एक्टिविटी। उसमें से एक एक्टिविटी है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग अगर आप बेचते हो तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना गुड्स की ना सर्विस की। बट लैंड और बिल्डिंग को बेटा सामने देखना, लैंड और बिल्डिंग को बेटे अगर आप किराए पर देते हो, किस पर देते हो, किराए पर, तो सप्लाई ऑफ व्हाट, ये मन में उतर रही है बात, यार सर्विस वर्ड क्यों लिखा है, गुड्स वर्ड क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि लैंड और बिल्डिंग किसकी डेफिनेशन के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे दरवाजा खोल के उसने कहा ना इट मींस, ठीक है, एनीथिंग, तो सब कुछ पड़े अंदर। सिर्फ कितने लोगों को बाहर भगाया गया, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अच्छा इसमें से एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा आपको, क्या है? आइए मैं ईजमेंट समझ, पूरा मॉड्यूल 10 बार देख लेना, जितनी मर्जी क्लासेस देख लेना, ठीक है। उन्हीं बच्चों को मालूम है जिनको हमने पढ़ाया है, गारंटी से कह रहा हूँ। ईजमेंट का मीनिंग नहीं मालूम है, रेगुलर मीनिंग मालूम नहीं है बच्चों को, प्रॉपर मीनिंग मालूम है। ये घर है जयदीप का, ये जयदीप का घर है। जयदीप बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाला है, उसका एक ही घर पड़ा हुआ है। इधर मिस्टर ए रहते हैं, बाहर से कटी हुई दीवार उनकी है। इधर मिस्टर बी है, और इधर मिस्टर, और इधर भाई गली है, रोड, ये रोड। ये 300 गज का मकान है, और जयदीप कह रहा है मैं 100 गज का बेचना चाहता हूँ। 100 स्क्वायर यार्ड है, सपोज करते ये 300 स्क्वायर यार्ड, 400, और जयदीप इसको बेचना चाहता है। ग्राहक आया, घर बहुत पसंद आया, बढ़िया घर है। जयदीप ने कहा देख भाई यहाँ खड़ी होगी एक दीवार, और ये हिस्सा मैं तुमको, कहा भाई तू तो लगता है तो तू बेवकूफ बना रहा है। जयदीप ने कहा तुझको लगता हूँ, यही बेचूंगा, खरीदना है तो खरीद, खरीदना मत खरीद। तो भाई एक बात तो बता, आऊंगा कैसे, अंदर कैसे आऊंगा मैं? जयदीप कह रहा वो है तेरी समस्या, ये खरीदना है खरीद ले। बैक सेल करना चाहता है जयदीप, बेटे घर की बैग, घर की, गलत समझ रहे हो आप। तो जयदीप, जयदीप है वैसे होशियार बच्चा। अभी वो थोड़ी देर पहले ने कहा था कि 25 लाख रुपए का ले लिया पैसा, और 10,000 रुपए किराया कर दिया। तो हम लीज एग्रीमेंट कहते हैं, और उस अमाउंट को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वन टाइम अप, वन टाइम अप फ्रंट, क्या कहते हैं? यार जयदीप को भी मैंने ही बताया था ये। हाँ थैंक यू भाई, आपके याद दिला, तो वन टाइम अप फ्रंट। तो अब वापिस हम मुद्दे पे आते हैं। जयदीप कह रहा है ये मेरी समस्या नहीं तो उधर कैसे आएगा, और दे रहा हूँ बहुत सस्ते में, और बैग सेल करना चाहिए, घर का पिछवाड़ा। हाँ हाँ, पता नहीं क्या घर का पिछवाड़ा वो सेल करना चाहता है। फिर लोगों ने जयदीप को समझाया कि ये घर का पिछवाड़ा तभी तो खरीदेगा जब जगह देगा। जयदीप मेरा दोस्त है, उसने कहा यार क्या करूं, एक काम कर, यहाँ पे एक पैसेज बनवा, यहाँ पर आने जाने का रास्ता, और ये कोर्ट में एग्रीमेंट कर लो तुम दोनों, इसका मालिक तू है, मगर तू अपने इस व्यक्ति को यहाँ अंदर आने से रोकेगा नहीं, मतलब इसको आने जाने में फ्री एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, परेशानी नहीं।
जयदीप ने कहा इसके तो ये पैसे भी नहीं दे रहा मुझे। मैंने इसको सजेस्ट किया इसका तू किराया ले, जगह तेरी है, आने जाने की किराया, ताकि ये आसानी से आ जा सके अपने घर में। इसको कहा गया है इवेंट। समझ में आ गई बात या नहीं? तो लिख लो तो फिर मुझे क्या देखे। पैसेज, पैसेज दी, मगर पैसेज के बदले में दिया है। नहीं समझ में आई मेरी बात? इस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट नोन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वर्ड समझ में आ गया। क्लियर है? बोलो हाँ। पिताजी, लैंड और बिल्डिंग जो भी किराए पर दी जाए उसे क्या कहेंगे हम? सप्लाई ऑफ। ये मन में उतर रही है बात, गुड्स क्यों कह रहे हैं, सर्विस कह रहे हैं? क्या है? सर्विस के कमरे से कितने लोगों को बाहर भगाया गया है? जी बेटे। वन टाइम जो हमको मिल रहा है। कोई बात नहीं, एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर जीएसटी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में, पूरे कंसिडरेशन डेफिनेशन में कहीं बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि जो आपने 25 लाख रुपए एडवांस में लिए हैं, उस 25 लाख से भी तो आप पैसा कमाएंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। का कारण यह है कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर नहीं है। बिल्कुल बढ़ेगी, 25 लाख मैंने बैंक में उठा के डाल दिए, उस पर जो मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा पर बैंक और मेरे बीच में जीएसटी लगेगा, अगर लगेगा तो। ठीक है, मैंने शेयर खरीद लिए तो शेयर मार्केट और मेरे बीच में लगेगा, अगर लगेगा तो। मगर जिसने 25 लाख दिए उसने 25 ही लाख दिए और उसको 25 लाख वापस मिले। क्लियर है? एक लास्ट वर्ड लिखिए और आज की क्लास को हम समाप्त कर। ट्रीटमेंट, टोटल 7 है इसके अंदर, ये 3 से 4 मिनट का है बेटा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ये बात बच्चों ने मुझसे, अभी ये 5वीं 6ठी क्लास है सप्लाई की, 8 क्लास लगी हैं चैप्टर 1 में, टोटल अगर देखा जाए तो 14th क्लास है, और पहली या दूसरी क्लास में ये वर्ड पूछा था मुझसे। मेरे लिए तब मुश्किल था, नामुमकिन था ये बताना। ठीक है, अब पूछेंगे नहीं जब मैं बताऊंगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस यानी कि जॉब वर्क। मैं एक रेडीमेड गारमेंट का मैन्युफैक्चरर हूँ, पेंट बनाता हूँ बच्चों के, बाबा सूट जिसको कहते बेटा, मैं उनके दो तरफ चेन दे रहा हूँ, आगे और पीछे, ताकि उनकी मम्मी को दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, नेचुरल कॉल में जिधर से भी हो उधर से चेन खोल दे और काम हो जाए। नहीं सीरियसली, सीरियस बात कर, मैं बाबा सूट तो बड़े अच्छे मैन्युफैक्चर करता हूँ, बट जो चेन लगाने वाला काम है ना, वो मैंने हर्ष भाई को दिया कि तुम लगाओ, खोलेंगे हम। ठीक है, सॉरी मतलब खोलेंगे ग्राहक। आप बताइए, ये क्या बाबा सूट के मैन्युफैक्चरर हैं? नो। चेन भी हम भेजेंगे इनके यहाँ, धागा भी हम भेजेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारा है, बाबा सूट हमारा तैयार है। हमने 1000 बाबा सूट भेजे, चेन भेजी, धागा भेजा और कहा इसको इस पे लगा दो, इन लगा के हमको। मैन्युफैक्चरिंग के हिस्सेदार तो ये भी है। क्वेश्चन ये है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्वेश्चन समझ में आ गया? जवाब मत दिया करो, अनपढ़ो जवाब मत दिया करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, मैं अनपढ़ प्यार से कहता हूँ बेटा, गुस्सा मत होता है ना कभी कभी, सच बात बोल दो नाराज हो जाते हैं। एनी ट्रीटमेंट, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस applied to another person good
किसी दूसरे के गुड्स पर अगर आप ये अप्लाई करोगे तो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ, क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। एक एग्जांपल लिख देते हैं और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। रेडीमेड गारमेंट, मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ये 3 बंदों को रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है। मिस्टर ए को, बी को और सी। ए इस पर बटन फिटिंग करता है, बटन लगाता है उसमें। बी उस पर डाई करता है ना, डाई के लिए अलग से जगह जाते हैं। हमारा काम सिर्फ स्टिचिंग का है, बटन हमने किसी और से लगवाए हैं। होता है ऐसा, बटन और बटन होल करने वाले एक्सपर्ट्स अलग होते हैं। डाई हमने किसी और से करवाई है, और उस पर जो आयरन करवा रहे हैं पैकिंग के लिए वो किसी और से करवा रहे हैं। आउटसोर्स कर दिया हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग। इसे कहते हैं जॉब वर्क। यानी कि ए बी सी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, ए बी सी आर जॉब वर्कर्स। इसे जॉब वर्क कहते हैं, याद रहेगा ये वर्ड। इनको क्या कहते हैं हम? जॉब वर्कर्स। ये सारे के सारे कौन है? जॉब वर्कर। तो ये जो ए बी सी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ना, इसी को इस एंट्री में कहा गया सप्लाई ऑफ सर्विस। अब जरा पढ़ के देखिए ऊपर क्या लिखा है। इधर देखिए, इधर देखिए बेटा। एनी वॉट, आयरन करना ट्रीटमेंट है। एनी क्या बेटा? डाई करना एक प्रोसेस है। एनी ट्रीटमेंट, और जो अप्लाई करें किस पर? किसका गुड चाहिए, इनका या मैन्युफैक्चरर का? जब दूसरे के माल पर आप हाथ साफ करें उसे जॉब वर्कर कहते हैं, बस सिंपल भाषा में। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई हो? ठीक है, बोलो हाँ। ये 3 एंट्री हमने कर ली है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के